हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो है आज हमारा होगा चैप्टर नंबर फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारा ब्रेन जो है कैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को या फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को कंट्रोल करता है और कैसे उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया है रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन करना कि मतलब उनके फंक्शंस को कितना होना चाहिए या कैसे होना चाहिए। ठीक है, कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को जो है हमारा ब्रेन जो है कैसे रेगुलेट करवाता है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और तो और हम लोग ये भी देखेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, और सबका जो है अलग अलग क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक, तो इस चैप्टर में जो हम लोग मेनली कह सकते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे पहले थोड़ा सा मतलब समझते हैं। न्यूरल मतलब हो गया हमारे न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल से ही मिलकर के क्या बनता है हमारा, न्यूरॉन सेल से ही मिलकर के हमारा ब्रेन बनता है। ठीक है, इतना तो हमको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर सॉरी कोऑर्डिनेशन का मतलब, कंट्रोल का मतलब हो गया भाई किसी चीज किसी फंक्शंस को जो है कंट्रोल करना, कि ज़्यादा ना हो या फिर कम ना हो, उसको कंट्रोल करना हो रहा बोला जाता है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है रेगुलेशन। कोई भी बॉडी ऑर्गन के फंक्शंस को जो है रेगुलेट करना कि उनका फंक्शन कैसे चलना चाहिए, इसको बोलते हैं रेगुलेशन। ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब देखिए हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं इसमें आपको कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब भी परफॉर्म करते हो, ठीक है, कोई सी भी, इसमें मैंने कुछ फिजिकल एक्टिविटी दिखाने की भी कोशिश करी हुई है, आप लोग देखिएगा। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब आप परफॉर्म करते हो, चाहे आप जो है जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे साइकिलिंग कर रहे हो, चाहे जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप योगा वोगा कर रहे हो, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे बॉडी का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो सेल को जो है अपने आप को कह सकते हैं, सेल को जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जब आप रिलैक्स कर रहे हैं तो आपका जो है नॉर्मल कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को कम एनर्जी चाहिए होती है अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी अगर हम लोग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमारे सेल का मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं, ढेर सारी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ होता है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है तो मतलब ढेर सारे एनर्जी चाहिए होगा। अब ढेर सारे एनर्जी के लिए क्या करना होगा, हमको ढेर सारे ग्लूकोज को तोड़ करके उससे एटीपी बनाना होगा, उससे एटीपी बनाना होगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो है ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब बताइए अगर हमको ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ना है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, क्योंकि हमको ज़्यादा एटीपी बनाना है। ये तो बेसिक फंक्शन है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूटता है, एटीपी बनता है, ये बेसिक फंक्शन है। लेकिन हमको अभी क्या चाहिए, ज़्यादा एटीपी चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं और हमारे बॉडी को जो है ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत उस टाइम पर होती है। जैसे आप जब जॉगिंग करते हैं तो सांस फूलने लगता है। सांस क्यों फूलने लगता है, जैसे हम लोग तेज तेज सांस लेने लगते हैं ना, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारे बॉडी को जो है अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत के लिए ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। अब ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा कैसे, जब हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेंगे। यहाँ बेसिक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए हमको ज़्यादा तेज़ी से सांस लेना पड़ेगा, ज़्यादा सांस लेना पड़ेगा। अब ज़्यादा सांस ले करके तुम जो है ऑक्सीजन को जब ब्लड में भेजोगे, यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ पर जाता है, ब्लड में जाता है। अब ऑक्सीजन ब्लड ले भी लिया तो अब ब्लड सप्लाई करने के लिए भी जो है मतलब ऑक्सीजन से ब्लड से ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए हमारे पूरे वेरियस कह सकते हैं वेरियस ऑर्गन्स में, या फिर हमारे जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन होते हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, हमको हमारे हार्ट बीट को भी तो तेज करना होगा। जब जल्दी जल्दी हमारा हार्ट बीट करेगा तो ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, जल्दी जल्दी ब्लड पंप करेगा, जल्दी ब्लड पंप करेगा तो जल्दी जो है ये ब्लड जो है पूरे बॉडी में रेगुलेट हो पाएगा। अब जल्दी जब रेगुलेट हो पाएगा तो जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई भी कर पाएगा हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन के टिश्यूज में, बॉडी ऑर्गन के सेल्स के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जब हम फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट जैसे ही बढ़ेगा हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ट बीट कर रहा होगा तो ज़्यादा ब्लड भी पंप कर रहा होगा। ज़्यादा ब्लड पंप करेगा तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, और दूसरा तो हम लोगों ने देखा ही, अभी पहले ही बताया मैंने आपको, तीसरा कि ब्रीदिंग रेट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है,
बढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो इनकी डिमांड पूरी करने के लिए हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज तोड़ना था, तो उसके लिए जो है हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ये तब की बात होती है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे हार्ट बना दिया आपको ऐसे दिखाने के लिए कि हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जब हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग फिजिकल एक्टिविटी को बंद करते हैं, ठीक है, मान लो हम जॉगिंग करके आगे घर पे अब आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अपना मस्त कुछ जो है प्रोटीन शेक वगैरह ले रहे हैं, तो अब आराम से बैठे, ठीक है, आराम से बैठ गए हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा, सारे जो हमारी ये हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट बढ़ा हुआ था, वो सब क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अब ये सब नॉर्मल कंडीशन में आ जाना और ये हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट का बढ़ जाना, ये सब कंट्रोल कैसे होता है भाई, इनका रेगुलेशन कैसे हो रहा होगा, तो इनका रेगुलेशन जो है हमारा ब्रेन करता है। कौन करता है, ये सब हमारा काम कौन कर रहा है, ये ब्रेन, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ब्रेन जो है कर रहा है, और इसी जो है ब्रेन की मदद से जो इस फंक्शन को रेगुलेट कराया जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी बॉडी में वेरियस एक्टिविटी हो रही है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो सब कौन करवा रहा है, हमारा ब्रेन करवा रहा होता है। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो क्या बताना चाह रहा है कि देखिए ये जो साइमल्टेनियस चेंज हुआ, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ कह सकते हैं या फिर कंटिन्यूअस कह सकते हैं, जो भी चेंजेस हुआ, मतलब हम दौड़ने लगे, हमारा हार्ट रेट बढ़ गया, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारी बॉडी की जरूरत थी उसके अनुसार वो चेंज हुआ। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, जब हम लोगों ने रिलैक्स करना चालू किया तो वो सब भी क्या हो गया, नॉर्मली रिलैक्स हो गया, फिर नॉर्मल रेट पे आ जाता है सब, ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट वगैरह सब नॉर्मल रेट पे आ जाता है। तो इसको जो है, ये जो चेंजेस हो रहा है, ग्रेजुअल चेंज जो हुआ, उसी को हम लोग बोल रहे हैं साइमल्टेनियस चेंज इन द डिफरेंट ऑर्गन। हमारे अलग अलग ऑर्गन के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं, टू अडॉप्ट द गिवन सिचुएशन, टू अडॉप्ट द गिवन सिचुएशन इज कोऑर्डिनेशन। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल होता है, जैसे आप गली में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब आप ऐसी जगह पे गए हुए हैं जहाँ पर अभी आप नए नए हैं, ठीक है, अब आपको वहाँ के ना तो मतलब कोई ऐसा सच जान नहीं रहा है, ठीक है, अब नए नए गए, आप एक गली से गुजर रहे थे, पता लगा वहाँ का जो स्ट्रीट डॉग था, ठीक है, जो लोकल डॉग होते हैं जो गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं, वो उसने जो है आपको कभी देखा नहीं, पहचाना नहीं, अब आपको देख कर कुछ दौड़ा लिया आपको, ठीक है, कि भाई ये तो अननोन आदमी यहाँ पे आ गया आपको दौड़ा लिया। अब क्या करोगे आप भागना चालू करोगे, ठीक है, अब ऑब्वियस बात है भाई, अब तुम तो लड़ने नहीं लगोगे उससे, ठीक है, बेसिक चीज़ है। तो आप जब भागना चालू करेंगे तो क्या होगा, हार्ट रेट, आप डरने लगेंगे, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, पिपुलरी डायलेशन हो जाता है, पिपुलरी मतलब आँख की पुतलियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा देखना इमरजेंसी सिचुएशन है तुम्हारे लिए। तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होगा, आपका बॉडी का फंक्शन जो है बढ़ जाता है, बॉडी एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे आप भाग करके अपने घर के अंदर घुस जाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं, तो आप अब रिलैक्स हो गए, अब सब क्या होगा, सारा जो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा हुआ था, जो भी हमारे बॉडी के फंक्शंस की एक्टिविटी बढ़ी हुई थी, वो सब क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, पसीना आ रहा था वो सब अब नॉर्मल हो जाएगा, अब आप घर में जाकर के चिल करके बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो एक गिवन सिचुएशन थी, अब ये सिचुएशन था कि आपको अपने आप को बचाना है, बचाने के बाद जो है जब आप नॉर्मल घर पे पहुंचे तब आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, तो एक गिवन सिचुएशन को आपने टैकल किया, अब फिर आप अपने बॉडी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अब हम लोग तो ऐसा जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिक फंक्शन है वो हो रहा होता है, ठीक है, वो हो रहा होता है। तो इन्हीं में ये जो चेंजेस हुए, जो गिवन सिचुएशन में हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस आए, फिर वापस से रिलैक्सेशन मेथड आया या मूड आया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं या फिर रेगुलेशन बोलते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो दो टाइप से हो सकता है। देखो हम लोगों ने अभी देखा था कि न्यूरल सिस्टम से तो करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही क्या है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल ब्रेन की मदद से तो हम लोग कर ही रहे होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में एक पार्ट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम कैसे हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो हम लोग साथ में कंपेयर करके देख लेंगे कि नर्वस सिस्टम कैसे कर रहा होता है और इंडोक्राइन सिस्टम कैसे कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो नर्वस सिस्टम में क्या बता रहा है, नर्वस सिस्टम में क्या बता रहा है कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारे न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन शो करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब कैसा हो गया, देखो अब आप जान रहे हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है, ये हमारा ब्रेन होता है। अब ब्रेन से क्या है, ढेर सारे नर्व फाइबर जो है हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में निकल करके फैले हुए हैं, ठीक है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में नर्व फाइबर्स निकल करके फैले हुए, ये न्यूरॉन सेल्स है। अभी न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं ऐसे
ढेर सारे इकट्ठा होकर के पूरे बॉडी के अंदर जो है ऐसे नर्व फाइबर के फॉर्म में फैले हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, अब ये हर बॉडी पार्ट में जो है एंड टू एंड जो है ऐसे हर जगह पर जो है ऐसे फैले हुए हैं, या फिर कह सकते हैं लगे हुए हैं पूरे बॉडी पार्ट में। ये ऐसे हर सरफेस पे, पूरे स्किन के सरफेस पे हर जगह, या फिर कह सकते हैं इंटरनल ऑर्गन में हर जगह पूरी बॉडी में जो है नर्व फाइबर्स हमारे फैले हुए होते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इनका क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, मतलब हर बॉडी पार्ट में हर जगह ये इंस्टेंट, जैसे इलेक्ट्रिक का वायर क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं घर में, मान लो हमको बिजली चलाना है या बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, एसी चलाना है, जो भी करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वायर को जो है उसके एक एक स्टॉप पे जो है लगा करके रखते हैं, या फिर कनेक्शन पॉइंट करके रखते हैं। जैसे बटन दबाते हैं वैसे तुरंत वो काम करना चालू कर देता है, ठीक है। वैसे सेम चीज़ क्या है कि हमारे बॉडी में हर पॉइंट पे, हर जगह जहाँ से सिग्नल रिसीव हो सकता है, उस हर जगह पर क्या है, न्यूरॉन सेल्स जो है लगे हुए हैं, न्यूरॉन सेल्स लगे हुए हैं, वहाँ से वो सिग्नल रिसीव करते हैं, वहाँ पे वो जो भी एक्शन परफॉर्म करना होता है उस मैसेज को लेकर के भी जाते हैं, ठीक है। और ये सब कंट्रोल कौन कर रहा होता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इसको बता रहा है कि ये पॉइंट टू पॉइंट जो है इनके बीच में कनेक्शन पाया जाता है नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, ऐसा नहीं कि आपको घर में जो है वायरिंग करवाना है तो आप ऐसे रैंडम कहीं से भी इधर उधर वायरिंग करा देते हैं। आप एक प्रॉपर तरीके से जो है एक सीक्वेंस में जो है वायरिंग करवाते हैं कि भाई ये वाला वायर ऐसे जाएगा, पंखे में लग जाएगा, ये वाला जाएगा एसी में, ये वाला जाएगा बल्ब में, ठीक है। ऐसे जो है अलग अलग एक पर्टिकुलर, ये कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से कनेक्शन करवाते हैं। वैसे हमारे बॉडी में जो है हर ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर हर ऑर्गन के साथ में जो है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए जो है पर्टिकुलर न्यूरॉन या फिर नर्व फाइबर्स लगे हुए होते हैं प्रॉपर तरीके से, और ये सब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहते हैं, ठीक है। मतलब एक एक जगह पर जो है एक एक वायर, एक एक न्यूरॉन लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये क्विक कोऑर्डिनेशन शो करता है। क्विक कोऑर्डिनेशन मतलब ये भाई मान लो मुझे जो है यहाँ पर अपनी उंगली, यहाँ पर उंगली पे मेरे जो है कोई पिन चुभ हो रहा है, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने ही ऐसे पिन चुभ है, जैसे पिन चुभूंगा यहाँ पे दर्द होगा, तुरंत मैं हाथ को हटा लूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पिन चुभ होया तो सीधा यहाँ से सिग्नल सीधा गया ब्रेन में। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से घूम कर गया, अभी पैर में जाएगा, फिर पैर से घूम करके फिर इस वाले हाथ में जाएगा, फिर इस वाले हाथ से तब जाके ब्रेन में, ऐसा नहीं है। यहाँ का वायर सीधा ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब वही चीज़ जो है मैं पैर में करूँ या कोई भी बॉडी पार्ट में करूँ, वो पर्टिकुलर न्यूरॉन सीधा ब्रेन से कनेक्टेड। ऐसा कोई नहीं है कि वो कहीं घूम करके जाएगा, ऐसा कोई भी मतलब सिस्टम नहीं है। वो डायरेक्टली जो है सीधा कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स कैसा होता है, ये क्विक रिस्पॉन्स शो करता है। कौन, नर्वस सिस्टम हमारा क्विक रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है, ठीक है। वहीं पर इंडोक्राइन की बात करते हैं तो इंडोक्राइन जो है ये थ्रू हार्मोन वर्क करता है। हार्मोन क्या होते हैं, ये कह सकते हैं केमिकल्स होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्पेशल केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी के, ठीक है। स्पेशल केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी के। ये क्या करते हैं, केमिकल की मदद से हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। अभी हम लोगों ने किडनी मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा हुआ था, उसके पहले ब्रीदिंग सिस्टम देखा था, तो उन सब में भी जो है हम लोगों ने देखा हुआ था कि कैसे जो है कुछ हार्मोन्स जो है हमारे फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा हुआ था कि किडनी वाले में देखा हुआ था ना कि एएनएफ या फिर जो है बहुत सारे ऐसे हार्मोन था, रेनिन हार्मोन होता था जो कि किडनी के ऊपर जो है काम करता था, नेफ्रॉन के ऊपर रेनिन हार्मोन काम करता था, वहाँ से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता था, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो कि अलग अलग जगहों पे रिलीज होते हैं, मतलब उनके लिए जो है पर्टिकुलर अलग अलग पोजीशन होती है। देखो जैसे मैं डायग्राम भी बना के लाया हूँ आप लोगों के लिए, जैसे यहाँ पर जो है ये इंडोक्राइन सिस्टम के डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे ये हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम बनता है वो, ओवरी हो गया, टेस्टिकल्स हो गया, थाइमस हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया। ये सब क्या है, अलग अलग टाइप के इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ग्लैंड मतलब होता है ग्रंथियां, ठीक है। ये क्या करती हैं, केमिकल को रिलीज करती है, जो स्पेशल हार्मोन या फिर स्पेशल केमिकल मैं बता रहा हूँ आपको, उस टाइप के केमिकल को ये रिलीज करते हैं। अब जैसे मान लो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस तो यहाँ है। अब मान लो हाइपोथैलेमस ऐसा केमिकल रिलीज किया जो कि काम करना है यहाँ पर, ये इस हाथ वाले में, इस हाथ में काम करना है, यहाँ पर काम करना है। तब यहाँ से मान लो ये रिलीज होगा ना, तो ऐसा नहीं कि वो केमिकल सीधा दौड़ते हुए भड़ 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 करके यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मान लो यहाँ पर ब्लड ऐसे गया था, अब ब्लड के अंदर ही वो रिलीज किया जाएगा। जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं। अब वो ब्लड घूमते 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 इस हाथ में चला गया, फिर लौट के आया, पता लगा लंग्स में चला गया, लंग्स से घूमते 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 पैर में चला गया, पैर से इस पैर में चला गया, फिर यहाँ से घूमते 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 फिर कहीं यहाँ पे आकर के पहुंचा, ठीक, पहुंचेगा जरूर। मतलब बॉडी सर्कुलेशन बाय ब्लड सर्कुलेशन तो
ब्लड जो है घूमते घूमते पूरे बॉडी पार्ट में तो पहुंचेगा, लेकिन वो कब पहुंचेगा, कौन से सर्कुलेशन पहुंचेगा, ये कोई फिक्स वाली बात नहीं होती है। मान लो मतलब ऐसा नहीं है कि 200-400 साल लग जाएगा पहुंचने में, ऐसा नहीं है। वो मतलब 1-2-4 घंटे में पहुंच जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूअस चल ही रहा है, ठीक है, 2-3 घंटे में घूमते हुए वहां पे पहुंच जाएगा। लेकिन सोचो यहाँ पर क्या हो रहा था, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पा रहा है, इंस्टेंट फंक्शन हो रहा है, इंस्टेंट, जैसे छुआ नहीं कि तुरंत काम हो गया। लेकिन यहाँ पर अब हार्मोन रिलीज होगा, वो घूमते 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 जो है 2-4 घंटे में अपना आराम से पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा तब अपना काम करना चालू करेगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के जो ग्लैंड्स यहाँ पर हैं वो अपना अलग अलग तरीके से, या फिर कह सकते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट पे उनके फंक्शंस का, मतलब कह सकते हैं उनका रेगुलेशन जो है होता है, ठीक है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुंचने के लिए उनको अलग अलग टाइम लग सकता है भाई, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर कह सकते हैं कि वो हार्मोन जहाँ रिलीज हो रहा है उससे जो उसका वर्क एरिया है, या फिर कह सकते हैं जो टारगेट ऑर्गन है, टारगेट टिश्यू है, वो कितना दूर पर है। अगर मान लो यही किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसको किडनी पे ही काम करना हो तो तुरंत काम कर जाएगा, ठीक है, मतलब 2-4 सेकंड में, 1-2 मिनट में काम कर जाएगा। लेकिन अभी इस हार्मोन का काम है मान लो लंग्स के ऊपर, तब लंग्स के ऊपर उसको घूम करके आने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है इंडोक्राइन सिस्टम कैसा होता है, ये थोड़ा सा स्लो कोऑर्डिनेशन शो करता है, ठीक है, स्लो कोऑर्डिनेशन शो करता है। अब यहाँ पर केमिकल की मदद से कोऑर्डिनेशन होता है, इस वजह से इंडोक्राइन सिस्टम के कोऑर्डिनेशन को हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और वहीं नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन को हम लोग कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंस्टेंट हो रहा होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारा काम करता है वैसे काम करता है, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके से हो सकता है, तो हमारा न्यूरल कंट्रोल हो सकता है, दूसरा इंडोक्राइन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो नर्वस सिस्टम में दिखाया है कैसे न्यूरॉन सेल जो है कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। और वहीं पर यहाँ पर देखें तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो है अपने अपने ग्लैंड्स के थ्रू जो है फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। अब न्यूरल सिस्टम की बात करें, अगर हम लोग न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं तो देखो हमारा न्यूरल सिस्टम जो होता है, हमारा ह्यूमन का कह सकते हैं या फिर किसी भी एनिमल का जो न्यूरल सिस्टम होता है वो एक विशेष टाइप के सेल से बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। यहाँ पर देखो मैं एक ह्यूमन न्यूरॉन को बना करके दिखाया हूँ, एक ह्यूमन न्यूरॉन है, ठीक है। अब ऐसे ही न्यूरॉन से जो है मिल करके हमारा पूरा ब्रेन या फिर कह सकते हैं पूरा नर्वस सिस्टम ऐसे ही मिल करके बना हुआ होता है। अब ये करता क्या है भाई, न्यूरॉन सेल्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुली। स्टिमुली मतलब क्या होता है, स्टिमुली मतलब हो सकता है कह सकते हैं मैसेजेस, ठीक है, मैसेजेस कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कोई भी सिग्नल, ठीक है, कोई भी सिग्नल, जैसे पेन का हो गया, ठंडी का हो गया, कह सकते हैं गर्मी का हो गया, जलने का हो गया, किसी के टच करने का हो गया, इन सब को क्या बोलते हैं, स्टिमुली बोलते हैं, या फिर सिग्नल बोल सकते हो, ठीक है, सिग्नल बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन सबको हिंदी में अगर हम लोग बोले स्टिमुली को तो संवेदना बोलते हैं इनको, ठीक है, क्या बोलते हैं, संवेदना। अब ये क्या करते हैं, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, आपको जो वायर लाइक स्ट्रक्चर से निकला हुआ आर्म के जैसा, इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट से क्या करता है, ये सिग्नल को रिसीव करता है, डेंड्राइट से सिग्नल को, अभी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अलग से देखेंगे हम लोग, तभी यहाँ पर मैं नॉमेनक्लेचर नहीं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा मैं। अब ये सिग्नल रिसीव करके क्या करता है, ये एक्सॉन के पास, ये देखो ये पूरा न्यूरॉन है, न्यूरॉन में भी क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ये आपका जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये पूरी बॉडी लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको सेल बॉडी बोलते हैं, ये रॉड लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको एक्सॉन बोलते हैं, और ये लास्ट जो पोर्शन होता है इसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट ऐसे हो जाते हैं। यहाँ से सिग्नल रिसीव करेगा डेंड्राइट से और सेल बॉडी की तरफ भेजेगा, सेल बॉडी से एक्सॉन जाएगा, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन लगा हुआ होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे दूसरा न्यूरॉन लगा हुआ होगा, यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन लगा हुआ होगा। अब ये क्या करेगा, इन सबसे सिग्नल को रिसीव करके जो है ये फिर आगे की तरफ भेज देगा, ठीक है। ऐसे जो है ढेर सारे न्यूरॉन ऐसे चेन में लगे हुए होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व फाइबर। क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर बोल देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, डिटेक्ट करता है कोई भी स्टिमुली, कोई भी सेंसेशन जो है बाहर से जब भी आएगा, यही क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि क्या है, ये पेन है, ठंडा है, गर्म है, जो भी है, टच है, वो सब चीज़ों को ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, फिर उसके बाद रिसीव करेगा, फिर ट्रांसमिट करेगा, भेजेगा आगे की तरफ, ठीक है। और किसको भेज रहा है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को जो है भेज रहा होता है, सेंस कर रहा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन सेल से बना हुआ होता है। अब हम लोग देखते हैं अगर
तो न्यूरल सिस्टम अगर हम लोग देखें तो अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स के अंदर जो है अलग अलग टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम पाया जा सकता है। जैसे हम लोग तो क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, सबसे एडवांस क्रिएचर है इस पृथ्वी पर, सबसे एडवांस क्रिएचर है इस पृथ्वी पर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमने हमने क्या बताया आपको कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम जो है पाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, इनवर्टिब्रेट्स मतलब जो लोअर एनिमल्स हैं। ठीक है, आप लोग अगर एनिमल किंगडम पढ़े होंगे तो इनवर्टिब्रेट्स मतलब कौन से, जो लोअर एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके पास में जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल टाइप का होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टाइप का। ऐसा कह सकते हैं कि उनके पास एज सच हमारे जैसा बहुत ज़्यादा ब्रेन डेवलप नहीं होता है। किसी किसी में तो सिर्फ कुछ न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, वही क्या करते हैं, उनका न्यूरल सिस्टम बनाते हैं, फिर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। जैसे हाइड्रा की बात कर लें तो हाइड्रा का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। हाइड्रा में देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सिर्फ कुछ नेटवर्क्स होते हैं न्यूरॉन के। ठीक है, मतलब न्यूरॉन्स जो है यहाँ पर फैले हुए थे। देख रहे हो यहाँ पर हाइड्रा मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर देखो हाइड्रा के अंदर जो है ढेर सारे नर्व फाइबर जो है फैले हुए हैं, ढेर सारे नर्व फाइबर जो है क्या है, फैले हुए हैं। ऐसे देखो ये पूरे बॉडी में नर्व फाइबर जो है अलग अलग जगहों पर ऐसे फैले हुए हैं। यहाँ पर कोई ब्रेन उरेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ पूरे बॉडी के अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन पाया जा रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जो है आपका नर्वस सिस्टम हो गया। उसके बाद इंसेक्ट के अंदर आते हैं, कोई कीड़े मकोड़े की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने क्या बनाया है, ग्रॉसहॉपर बनाया हुआ है या फिर टिड्डा, जो भी कह सकते हैं। ग्रास हॉपर के अंदर जो है नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ये कुछ न्यूरॉन सेल्स इकट्ठा होकर के, यहाँ पर कुछ न्यूरॉन सेल्स इकट्ठा होकर के क्या बना लेते हैं, ब्रेन बनाते हैं। और ब्रेन बहुत एडवांस नहीं हमारे तुम्हारे जैसा, सिंपल ब्रेन है। कैसा है, सिंपल ब्रेन इनके पास में होता है। अब उसके बाद में ये नर्व फाइबर जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक ऐसे फैले हुए होते हैं। ठीक है, नर्व फाइबर ऊपर से लेकर के नीचे तक फैले होते हैं और यहाँ से जो है ढेर सारे न्यूरॉन्स जो है बगल बगल में ऐसे निकले हुए हैं। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन बन रहा होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में, यहाँ पर देखो ऐसे ढेर सारे न्यूरॉन्स यहाँ पर लगे हुए होंगे, ऐसे 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 जगह जगह पर देखो ये जुड़े हुए होते हैं। कॉकरोच अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो पता होगा, पढ़ा है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे ही यहीं पर जो है ढेर सारे अलग अलग न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इनसे कनेक्शन बनाते हैं। ऐसे ढेर सारे न्यूरॉन अलग अलग ऐसे कनेक्शन बनाते हैं। तो जो कनेक्शन बनता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लिया। क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। तो देखो इसमें क्या है, ब्रेन प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ गैंग्लिया। ऐसे देखो कुछ ना कुछ गैंग्लिया पाया जाए। देखो यहाँ न्यूरॉन का कनेक्शन है, ये गैंग्लिया, ऐसे क्या है, ढेर सारे गैंग्लिया पाए जा सकते हैं। ठीक है, ढेर सारे गैंग्लिया पाए जा सकते हैं और ढेर सारे न्यूरल टिश्यूज। ठीक है, मतलब न्यूरॉन सेल्स जो है इसमें लगे हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा से इंसेक्ट के अंदर क्या हो गया, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो चुका है। लेकिन अब वही वर्टिब्रेट की बात कर लेते हैं। वर्टिब्रेट मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे कि हम लोग। ठीक है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, मोस्ट एडवांस टाइप का जो है, मोस्ट एडवांस टाइप का क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है हमारे अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम लोग देख लेते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पर देखो मोस्ट डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम जो है हमारे अंदर पाया जा रहा है। कैसा है, मोस्ट डेवलप्ड नर्वस सिस्टम जो है हमारे अंदर पाया जाता है। मोस्ट डेवलप्ड नर्वस सिस्टम जो है हमारे अंदर पाया जाता है। हमारे पास में भाई एकदम फुल्ली फंक्शनल जो है ब्रेन होता है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, फुल्ली फंक्शनल ब्रेन है हमारे पास में। हमारे पास में क्या है, बीच में अगर हम लोग यहाँ पे देख लें, हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। उसके साथ में ढेर सारे नर्व फाइबर जो है पूरी बॉडी में यहाँ से निकल करके ऐसे फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो अब इसको ही जो है क्या बोला जा सकता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम हम लोग इसको बोल देंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट डेवलप्ड किसके अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जा रहा होता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखें, आगे अगर हम लोग देखते हैं तो अब आ जाता है न्यूरल टिश्यू। देखो न्यूरल टिश्यू क्या हो गया भाई, देखो टिश्यू कैसे बनता है, कि टिश्यू कैसे बनता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के जो है
टिश्यू बन रहा होता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के जो है टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तब हम लोग देखें न्यूरल टिश्यू कैसे बनता है भाई। न्यूरल टिश्यू में जो है दो पार्ट्स होते हैं, न्यूरल टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो आप कह सकते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या हो गया आपके न्यूरॉन सेल्स, ठीक है, न्यूरॉन सेल्स हो गए, एक तो ये पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या होता है भाई, न्यूरोग्लिया कह सकते हैं ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स फॉर न्यूरॉन। न्यूरॉन के लिए जो है ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, और न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो न्यूरॉन की बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पाए जा सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पाए जा सकते हैं। जैसे अगर पहली बात करते हैं तो सबसे पहला टाइप का न्यूरॉन अगर देखें हम लोग तो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है। यूनिपोलर मतलब यहाँ से जो है सिर्फ एक साइड ही जो है ब्रांच निकला हुआ होगा, इसको बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन जो है कह सकते हैं बहुत बेसिक टाइप का न्यूरॉन होता है, इसका जो है बहुत अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये हमारे बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं ना उस टाइम पर जो है ये यूनिपोलर न्यूरॉन पाया जा रहा होता है। नेक्स्ट है बाईपोलर न्यूरॉन। तो बाईपोलर न्यूरॉन तो जो है ये प्रॉपर डेवलप्ड न्यूरॉन है, प्रॉपर डेवलप्ड न्यूरॉन है, बस इसके अंदर दो आर्म्स पाए जाते हैं, ठीक है, दो आर्म्स पाए जाते हैं, जिसको जो कि कहाँ पे पाया जाता है, हमारी आंखों की रेटिना में पाया जाता है। अब आप कह सकते हैं सेंसरी ऑर्गन में से हटा दिया गया है आई को, नहीं तो जब हम लोग आई पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बाईपोलर न्यूरॉन जो है कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर को ही सिर्फ जानिए कि बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ पर पाया जाता है, रेटिना में पाया जाता है। इसमें दोनों तरफ आर्म निकले हुए होते हैं, दोनों तरफ आर्म निकले हुए होते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन में पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं हमारे पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली जो है मल्टीपोलर न्यूरॉन से ही बना हुआ होता है। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन में देखिए यहाँ पर ढेर सारी जगहों के लिए जो है ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, ठीक है, इसको जो है हम लोग बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो ये डिफरेंट 3 टाइप के जो है हमारे पास न्यूरॉन्स पाए जा सकते हैं। एक तो होता है यूनिपोलर जो कि हमारे सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर हम जब माँ के गर्भ में होते हैं उसी टाइम पर प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर। बाईपोलर हमारी आंखों में हमेशा ही होता है, ठीक है, और उसके बाद मल्टीपोलर हमारे पूरे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर पाया जा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग न्यूरोग्लिया की बात करते हैं। तो न्यूरोग्लिया में भी जो है, न्यूरोग्लिया के अंदर जो है 3 टाइप के सेल्स आते हैं। न्यूरोग्लिया को हमने क्या बताया, ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं फॉर द न्यूरॉन, हमारे न्यूरॉन के लिए जो है ये सपोर्टिंग सेल के जैसा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला सेल आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं, स्वान सेल बोलते हैं। अब देखो स्वान सेल का काम क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। स्वान सेल देखो अभी तो यहाँ पे बता रहा है फॉर्म द माइलिन शीथ ऑन द पीएनएस। पीएनएस का मतलब होता है पेरीफेरल पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, माइलिन शीथ की कवरिंग बनाता है। देखो अगर हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे था, यहाँ पे देखो ये न्यूरॉन है, ठीक है। अब न्यूरॉन है ये तो आपका या क्या हो गया, ये बाहर बाहर जो आर्म्स दिख रहे होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, और बीच में जो होता है इसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं। और मैंने आपको ये बताया था ये वाला पोर्शन इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन के ऊपर जो है आपको ये येलो येलो कलर का जो है कोटिंग दिख रहा है। देखो एक्सॉन के ऊपर जो है ये येलो येलो कलर का कोटिंग दिख रहा है। ये येलो कलर की जो कोटिंग दिखती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको, ये जो कोटिंग होती है ये माइलिन शीथ की बनी होती है। ये कोटिंग जो होती है माइलिन शीथ, माइलिन मतलब होता है, माइलिन आपका कह सकते हैं एक टाइप का फैट होता है। माइलिन क्या होता है, एक टाइप का फैट होता है। शीथ मतलब होता है कवरिंग, शीथ मतलब कवरिंग। तो अब देखो ये जो नर्व फाइबर, ये आपका जो एक्सॉन या न्यूरॉन आपको दिख रहा है, ये न्यूरॉन का जो ये एक्सॉन वाला पार्ट होता है यही जो है नर्व फाइबर बनाता है, क्योंकि धागे जैसा स्ट्रक्चर तो यही दिख रहा है, यही नर्व फाइबर बनाता है। अब जो हमारे पास नर्व फाइबर होता है ना, 2 टाइप के होते हैं, एक तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है, और क्या था नाम उसका देख लेते हैं, एक तो होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा सेंट्रल, सॉरी मैं नाम भूल गया था, दूसरा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है जो हमारे बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नर्व फाइबर फैले हुए थे उसको, यहाँ पर देखो, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये आपका ब्रेन हो गया और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बाकी जो बाजू बाजू में ये फैले हुए होते हैं इनको हम लोग पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है बोल देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है जो स्वान सेल है
जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन होते हैं उनके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग बनाता है। कुछ नहीं है भाई, ये न्यूरॉन ही है। देखो अब यहाँ पर एक मैं न्यूरॉन आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। ये मान लो ये न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन का एक्सॉन हो गया है, ऐसे समझ लो न्यूरॉन का एक्सॉन है। अब एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, माइलिन शीथ की कवरिंग होती है। तो अब ये क्या होता है, जो स्वान सेल होता है ना, ये स्वान सेल नॉर्मली कह सकते हैं, स्वान सेल का स्ट्रक्चर ये स्वान सेल है, ठीक है, ये स्वान सेल है। स्वान सेल ऐसे गोला सा है, ठीक है। अब इसको पता है इसका क्या काम है, इसको क्या करना है, इसको जो है न्यूरॉन के ऊपर, न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर क्या करना है, माइलिन शीथ की कवरिंग बनानी है। कैसी कवरिंग बनानी है भाई, पीछे हम लोग डायग्राम में देख, यहाँ पर देख लो आपको दिख रहा है, ये माइलिन शीथ की कवरिंग है एक्सॉन के ऊपर, ठीक है। डायग्राम में आपको वहीं पर दिख जाएगा, माइलिन शीथ की कवरिंग है जो येलो कलर से दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो ये स्वान सेल है, जो ये स्वान सेल है, ये क्या करेगा, अपने रूप को बदल देगा, अपने शेप को बदल लेगा। अपने शेप को क्या कर लेगा, ऐसे टेप के जैसा बना लेता है, ऐसे टेप के जैसा, ऐसे टेप के जैसा बना लेगा। न्यूक्लियस इसका यहाँ पर है, अब टेप के जैसा बन गया। तब मान लो ये एक्सॉन है, अब ये टेप है, एक्सॉन है, ये टेप है। तो ये एक्सॉन को जो है, एक्सॉन के ऊपर जैसे जाएगा, ऐसे जो है अपने आप को पकड़ के इसके ऊपर ऐसे लपेट लेगा। तो अब एक जगह पे एक जो है स्वान सेल लपेटा गया, यहाँ पर जो है एक जो है माइलिन शीथ बनी। ऐसे जो है जितना जगह पर जो है माइलिन शीथ लगी हुई है, उतना टाइप के जो है कह सकते हो उतने नंबर ऑफ स्वान सेल्स जो है एक न्यूरॉन के ऊपर लगे हुए। मान लो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बना दिया मैंने, ऐसे दो बना दिया, ऐसे तीन बना दिया, ऐसे चार बना दिया, ऐसे पांच बना दिया। तो जितने जो है कह सकते हैं जितना माइलिन शीथ की कवरिंग आपको दिख रही है, उतना क्या हुआ है, उतना स्वान सेल चिपका हुआ है उसके ऊपर। स्वान सेल एक्चुअली में पूरा अपने आप को ही जो है पूरा उसके ऊपर चिपका देता है, एकदम ऐसा समझ लो कि जाकर के खुद ही चिपक जाता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है, वो एक्सॉन के ऊपर जाकर के खुद ही बैठ जाता है, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर जाकर के खुद ही चिपक जाता है, और ऐसे ही क्या करता है, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जो एक्चुअल में ये जो लगा हुआ है ना, ये माइलिन शीथ की जो कवरिंग होती है, ये स्वान सेल ही है। क्या है, स्वान सेल ही है, अपने आप को ही पूरा न्यौछावर कर देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर कवरिंग बनाऊंगा, तो खुद ही जो है लिपट जाता है उससे, ठीक है। ये हो गया आपका स्वान सेल। अब दूसरा था एस्ट्रोसाइट सेल्स। एस्ट्रोसाइट सेल्स मतलब कैसे होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं डायग्राम में, हाँ दिख रहा है, ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये देखो, ये ढेर सारे ऐसे ऐसे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, ठीक है। तो अब एस्टर का मतलब होता है यहाँ स्टार, एस्टर मतलब क्या होता है, स्टार। अब ये ऐसा सेल होता है कि इसके पास जो है ढेर सारी ऐसे ब्रांचेस होती हैं। अब ये क्या करता है, ये जो अलग अलग न्यूरॉन्स, यहाँ पर अलग अलग न्यूरॉन्स की बात कर लें हम लोग, तो यहाँ पर मान लो एक न्यूरॉन ऐसे होगा, एक न्यूरॉन यहाँ से लगा हुआ है, और दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर ऐसे मान लो लगा हुआ होगा, ऐसे न्यूरॉन है। अब ये आपस में न्यूरॉन तो कनेक्टेड होंगे, लेकिन ये एस्ट्रोसाइट सेल क्या करता है, ये अलग अलग न्यूरॉन्स को कनेक्ट करके रखा हुआ रहता है, और उनको न्यूट्रिशन देता है। क्या करता है, उनको न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा होता है। तो एस्ट्रोसाइट सेल स्टार लाइक होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऐसे स्टार लाइक सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को कनेक्ट करके रखते हैं और उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। अपने अलग कह सकते हैं डिफरेंट, ढेर सारे आर्म्स इनके पास होते हैं। अब ढेर सारे आर्म से क्या करते हैं, ये ढेर सारे न्यूरॉन को होल्ड करके रखते हैं और उनको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। तो एस्ट्रोसाइट का फंक्शन क्या हो गया, न्यूट्रिशन देने का काम हो गया, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं, वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट स्वान सेल के जैसा ही होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल स्वान सेल के जैसा ही होता है, बस ये क्या करता है, ये माइलिन शीथ बनाता है कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के पास में, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन होते हैं उनके ऊपर जो है ये माइलिन शीथ बनाने का काम करता है। देखो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है, एक्सक्यूज मी, सॉरी। अब ये ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब ये भी क्या कर रहा है, देखो ये भी क्या करता है, माइलिन शीथ की कवरिंग ही बना रहा है। ये भी क्या कर रहा है, माइलिन शीथ की कवरिंग ही बना रहा है, ठीक है, न्यूरॉन सेल्स के ऊपर में, ठीक है। लेकिन ये किसके ऊपर बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ की कवरिंग बनाता है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ बनाता है उनको स्वान सेल्स हम लोग बोलते हैं। और एस्ट्रोसाइट्स क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो ये सारे तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया बोलते हैं। और इसी के साथ जो है हम लोग न्यूरॉन्स को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझा होगा भाई, ठीक है। मैं आपको पिक्चराइज तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जो है एकदम मस्त एक क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। आगे देखते हैं, अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। न्यूरॉन तक हम लोगों ने देख ही लिया है, अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात कर लेते हैं।
तो देख लीजिए यहाँ पर न्यूरॉन आपको बना हुआ दिख रहा है भाई। अब इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि मेनली जो है न्यूरॉन के पास में मेन जो है 4 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 4 पार्ट मेन होते हैं, ठीक है, 4 पार्ट मेन होते हैं। एक तो यहाँ पर ये जो आपको धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये धागे जैसा स्ट्रक्चर जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ फैला हुआ होता है, इनको बोलते हैं हम लोग डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स का काम क्या है? डेंड्राइट्स का काम क्या है? ये रिसीव करते हैं एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी। तो ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? कोई भी सिग्नल को, ये कोई भी बाहरी सिग्नल को यहाँ से जो है ये रिसीव करते हैं। ऐसे बाहरी सिग्नल या स्टिमुलस को रिसीव करके ये क्या करेंगे? ये सेल बॉडी की तरफ भेजने का काम करते हैं, अंदर की तरफ भेजने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डेंड्राइट्स। अब उसके बाद मैंने क्या बताया, ये दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट कौन सा? ये जो अंदर ये ऐसा मोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसको लोग बोलते हैं सेल बॉडी या फिर साइटोन। सेल बॉडी या फिर साइटोन। अब डेंड्राइट से जो भी सिग्नल आया होगा वो कहाँ गया? सेल बॉडी के पास में गया। अब सेल बॉडी में क्या क्या है? अब सेल बॉडी के अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं। सेल बॉडी के अंदर जो बड़ा सा येलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। कोई सा भी सेल है भाई उसके पास न्यूक्लियस होना तय है, बिना न्यूक्लियस के वो बन नहीं सकता है, ठीक है। उसके साथ में डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है, अब देखो ये हमारे नॉर्मल सेल के जैसा ऐसा नहीं कि इसके अंदर अलग से माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, और कह सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, ये सारी चीज़ें जो है ऐसा जो है बहुत प्रोमिनेंट इसमें नहीं होते हैं। इसमें जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो नेसल ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में दिखता है। किसके फॉर्म में? निसल्स ग्रेन्यूल के फॉर्म में दिखता है। अब निसल्स मतलब कुछ नहीं है, निसल साइंटिस्ट ने इसको देखा था तो उन्होंने अपने नाम पे बता दिया ये मेरा ग्रेन्यूल है, मैंने खोजा है, ठीक है। सोचो ऐसे तुम भी कुछ खोजो तो तुम्हारा भी कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। तो नेसल्स ग्रेन्यूल जो है निसल नाम के साइंटिस्ट ने खोजा हुआ था, इसकी वजह से वो बोलते हैं इसको नेसल ग्रेन्यूल, ठीक है। हम लोग भी अब नेसल ग्रेन्यूल ही बोलते हैं, ठीक है। उसने खोज के बताया भाई, तो हम लोग भी उनके नाम से ही जानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ राइबोसोम जो है इसके सेल के अंदर जो है ऐसे बिखरे हुए होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो कि क्या बनाते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपका हेड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। हेड वाले पोर्शन में क्या है भाई? डेंड्राइट्स है, उसके बाद में सेल बॉडी है, सेल बॉडी के पास में फिर 2 पार्ट है, न्यूक्लियस होता है और नेसल्स ग्रेन्यूल। नेसल्स ग्रेन्यूल के पास में आरईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है पाया जाता है। ये हेड पोर्शन खत्म हो गया। अब उसके बाद में हम लोग आर्म पे नीचे चलते हैं, टेल पे देखते हैं। अगर हम लोग टेल पे देखते हैं तो टेल में जो मेन टेल है या फिर कह सकते हैं मेन ब्रांच जो निकली हुई होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। अब एक्सॉन के ऊपर जो है क्या पाया जा रहा है? माइलिन शीथ की कवरिंग पाई जा रही है। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग पाई जा रही है, देखो ऐसे। अभी माइलिन शीथ की कवरिंग मैंने अभी बताया आपको, कौन बनाता है? स्वान सेल्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये सेल नॉर्मल सेल ऐसे ही रहा, ठीक है, रहा होगा, लेकिन इसको जो है इसने जिम्मेदारी ले ली कि मैं तुम्हारे ऊपर जो है कवरिंग बनाऊंगा। तो उस चक्कर में इसने क्या किया? अपने रूप को बदल दिया, ऐसे टेप के जैसा कर लेता है। टेप के जैसा करने के बाद जो है अब इसके ऊपर जो है ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे लपेट देगा, और इसका जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन होता है ये ऊपर ही रह जाता है। इसकी वजह से ये न्यूक्लियस हमको दिखाई देता है आसानी से, ये न्यूक्लियस हमको दिखाई देता है। तो स्वान सेल क्या कर रहा है? माइलिन शीथ की कवरिंग बनाता है। किसके ऊपर? एक्सॉन के ऊपर, एक्सॉन के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद में बीच बीच में आपको दिख रहा है खाली जगह, ठीक है, बीच बीच में खाली जगह दिख रहा है, ये बीच बीच में खाली जगह दिख रहा है। जो खाली जगह होता है इसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर इसको बोला जाता है। यहाँ पर माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं पाई जाती है, माइलिन शीथ की कवरिंग यहाँ पर नहीं पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया तो आपका एक्सॉन वाला पार्ट। अब लास्ट में आते हैं, लास्ट वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? ये वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल बुलाते हैं इसको, एक्सॉन टर्मिनल। अब एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल में क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर जो भी सिग्नल आया रहा होगा ये इसके थ्रू ऐसे सिग्नल यहाँ तक गया होगा, ठीक है, इसके थ्रू सिग्नल यहाँ पर गया होगा। अब यहाँ पर जो है अलग अलग न्यूरॉन सेल्स जो है कनेक्ट हो सकते हैं, अलग अलग न्यूरॉन सेल्स कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये अलग अलग न्यूरॉन सेल्स के पास में क्या करेगा? ये एक्सॉन टर्मिनल जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करेगा, आगे की तरफ सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करेगा। और ये जो है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ही क्या होता है? अगले न्यूरॉन के साथ में कनेक्शन बनाने का काम करता है, अगले न्यूरॉन के साथ में कनेक्शन बनाने का काम करता है, ठीक है। जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं।
सिनेप्टिक नॉब के अंदर जो है कुछ स्पेशल केमिकल के पैकेट्स भरे हुए होते हैं। सिनेप्टिक नॉब्स के अंदर स्पेशल केमिकल के पैकेट भरे हुए होते हैं, जिसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स। जो पैकेट होता है उसको वेसाइकल बोलते हैं। जो उसके अंदर केमिकल भरा हुआ होगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर मतलब कोई चीज ऐसा जो सिग्नल को भेजने वाला है, ठीक है, ट्रांसमिट करने वाला है एक जगह से दूसरे जगह। न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब क्या हो गया, न्यूरॉन सेल का सिग्नल, ठीक है, जो न्यूरॉन सेल के अंदर जो सिग्नल हो रहा है उसको ट्रांसमिट करने वाला ये केमिकल होता है। इसकी वजह से इसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरॉन सेल्स के सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी किसके थ्रू करता है, ये वेसाइकल्स होती, पैकेट होती, जिसके अंदर ये न्यूरो ट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं, जो कि जो भी सिग्नल डेंड्राइट ने रिसीव किया था वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में ये भेजने का काम करेगा। कौन, एक्सॉन टर्मिनल के पास में जो सिनेप्टिक नॉब्स भरे लगे हुए होते हैं एंड पोर्शन में। सिनेप्टिक नॉब ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सिनेप्टिक नॉब बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने देख लिया है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी इसके पहले हम लोगों ने बेसिक देखा, क्या होता है न्यूरल सिस्टम में, देखा कि हम लोगों ने न्यूरॉन्स कौन कौन से होते हैं, न्यूरोग्लिया कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और वर्टिब्रेट के अंदर नर्वस सिस्टम कैसे पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कैसा पाया जा रहा है, ठीक है, और न्यूरल सिस्टम किससे बना हुआ होता है, ठीक है, और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इसको जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन की मदद से हो रहा होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग इसको जो है ऐसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके मतलब यहाँ पर हम लोग जो है इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। आगे मतलब हम लोग नेक्स्ट दिन जो है अगले लेक्चर में जो है इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि मैकेनिज्म ऑफ जो है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कैसे जो है सिग्नल जो है ट्रांसमिट किया जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, उसको जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब भी करें। और अभी के लिए धन्यवाद।